नमस्कार साथियों, मैं अजित महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है दोस्तों, सभी वीडियो आप देखिएगा। एक एक वीडियो आपके वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कराएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, किस खनिज के प्रयोग से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? वह कौन सा खनिज है जिसका प्रयोग करके क्या करता है? उर्वरक का उत्पादन करता है। तो पायराइट्स का प्रयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पायराइट्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप जानते भी होंगे कि पायराइट्स के उत्पादन में बिहार जो है देश में क्या है, अग्रणी स्थान रखता है। अर्थात पूरे भारत में जो है बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जो कि पायराइट्स का उत्पादन सर्वाधिक रूप से करता है। क्लियर? तो उर्वरक का जो उत्पादन होता है तो पायराइट्स जो खनिज है इसके प्रयोग से होता है। क्लियर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत से किस देश को जोड़ता है? तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो भारत और म्यांमार को यह जोड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार को जो है तुजु दर्रा जोड़ता है। क्लियर हो गया होगा? तुजु दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन है? लोकसभा का जो विरोधी दल का नेता था, जो पहला मान्यता प्राप्त नेता था, वो कौन था? तो राम शुभम सिंह थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम शुभम सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम शुभम सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पृथ्वी पर जो अधिकांश ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वो शैवाल के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शैवाल बलों से होता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्च वाच है? उच्च वाच होता है, इसको सही कर लीजिएगा। उच्चावाच। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चावाच है? तो ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था? पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर बन के आया था यही फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा बन के आया था। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, शांत जल की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है ये किसको त्वरित करने के लिए किया जाता है? प्रोटॉन को किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए किया जाता है प्रयोग? प्रोटॉन को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ था? एक विशेष अधिवेशन 1918 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। वह कहता है कि कौन सा बिहारी नेता थे जिसकी अध्यक्षता में यह काम हुआ था? तो सैयद हसन इमाम थे। कौन थे? सैयद हसन इमाम थे। इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। तो किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में मुंबई में संपन्न हुआ था? तो सैयद हसन इमाम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो 1857 की क्रांति के यह तुरंत पूर्व की घटना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक कोशिकीय हरित लवक है? कौन एक कोशिकीय
हरित लवक है तो ये क्लेमाइडोमोनास होता है। क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान का गोल्फ कोर्स। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान के गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध घाटी, मृत्यु की घाटी क्या है? मृत्यु की घाटी किस देश में है? तो ये यूएसए में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब, क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका होता है, तो यूएसए अमेरिका। क्लियर? तो शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में है? तो अमेरिका में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय, क्या है? सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय पोरस का राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित था? सिकंदर के आक्रमण के समय पोरस का जो राज्य था, सिकंदर जब आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय जो पोरस का राज था, तो कहता है कि किन दो नदियों के बीच में था? तो झेलम और चेनाब नदी के बीच में इनका राज्य स्थित था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? झेलम और चेनाब। झेलम को हाइडे स्पीच भी कहा जाता है और चेनाब को एसिसेंस भी कहा जाता है। ये नाम है। झेलम को हाइडे स्पीच भी कहते हैं, हाइड स्पेस, और चेनाब को एसिसेंस कहा जाता है। तो ये जो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर की जीत हुई थी, पोरस इसमें हार गया था। पोरस की कुशलता को देख करके, पोरस की कुशलता को देख करके सिकंदर महान उस पर खुश होते हैं और उनको यहाँ का छत्रप नियुक्त कर देते हैं, अर्थात सहयोगी बना लेते हैं। क्लियर? तो यह जो युद्ध हुआ था सिकंदर के और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? हाइडे स्पीच का युद्ध जब पढ़िएगा तो हाइडे स्पीच का युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच होता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर देता है और पोरस जो है, ये सिकंदर जो है पोरस से काफी प्रभावित होते हैं और काफी प्रभावित होते हुए अपना छत्रप नियुक्त करते हैं, अर्थात सहयोगी बना लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात है। पोरस का जो शासन काल रहा था भारत में 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक वो भारत में शासन किया था, जिसका जो राज्य क्षेत्र था वो झेलम और चेनाब नदियों के बीच में था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पोरस का शासनकाल कब से कब था? 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच में था। इसी बीच में जो है सिकंदर महान जो है इस पर आक्रमण करते हैं और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पोरस के बीच में हाइडे स्पीच का युद्ध होता है। तो इसमें सिकंदर जो है पोरस को पराजित कर देते हैं और सिकंदर महान जो है पोरस की वीरता को देख करके काफी प्रभावित होते हैं और अपना छत्रप नियुक्त कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जब जल में हम डालते हैं तो क्या होता है? वो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित प्रोटीन, क्या है? दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन होता है दोस्तों। क्या होता है? दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसको पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो रेनिन होता है। क्लियर? जबकि दूध का जो उजला रंग होता है वो केसिन के कारण होता है और दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है और दूध में जो उपस्थित प्रोटीन रहता है उसको पचाने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक, ये वर्णक हो जाएगा, वर्णन लिख दिया है, वर्णक। आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करती है? तो आयरिस पर यह निर्भर करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आयरिस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये लिपिड का एवं प्रोटीन का बनता है। किसका बनता है?
प्लाज्मा झिल्ली देखिएगा लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सत्य है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन का बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में क्या है? पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, पानी में किसकी उपस्थिति जो है अधिक हो जाता है, जिसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट के उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण से होता है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि नाइट्रेट ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है दोस्तों। तो क्या कर लीजिएगा? नन ऑफ दिस कर लीजिएगा, ऑप्शन ई कर लीजिएगा। इस उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पानी में किसकी अधिक मात्रा हो जाएगा? तो नाइट्रेट की अगर अधिक मात्रा हो जाएगा तो उसके कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगरेट के धुआं का जो मुख्य प्रदूषक है वो निकोटीन होता है एवं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बहुत ही घातक ये गैस है। कौन कौन? निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हो जाएगा। तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? निकोटीन है। सभी लोग जानते हैं कि बीड़ी सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, और उसमें जो धुआं जो उत्पन्न होता है उसमें निकोटीन रहता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जो कि जहरीली गैस होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव त्वचा का जो अध्ययन होता है डेमेट्रोलॉजी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? डेमेट्रोलॉजी होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? डेमेट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेमेट्रोलॉजी। क्लियर? तो डेमेट्रोलॉजी में क्या देखा जाता है कि मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतता क्या होता है? परमाणु जो है विद्युतता उदासीन होता है, सभी लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो परमाणु विद्युतता जो है उदासीन होता है, यह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन अर्थात न्यूट्रल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वह सबसे कम जो होता है किस में होता है? हरा रंग में होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का सबसे कम दर किस में होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम जो होता है हरा में होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है? माइक्रोस्कोप में क्या है? माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहाइट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। आइसोहाइट क्या है? तो समवर्षा रेखाएं को आइसोहाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समवर्षा रेखा, समवर्षा अर्थात समान वर्षा वाली जो रेखाएं होती है, जिसको मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको आइसोहाइट कहा जाता है। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। कहां से निकलती है? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। तो पहला कथन है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है,
यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का जो पालन होता है वो एपी कल्चर कहलाता है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है धान में खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जिंक के कमी के कारण होता है, यह भी सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है उपरोक्त में से सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधानसभा की बात हो रहा है और उसमें प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष की चर्चा कर रहा है। तो प्रथम जो निर्वाचित अध्यक्ष थे वो विट्ठल भाई पटेल थे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विट्ठल भाई पटेल। क्लियर। 1925 ईस्वी में जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसका प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि विट्ठल भाई पटेल ही थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट जब हुआ था तो उसका विरोध करने वाले जो लोग थे उनको विरोध किया था और विरोध के कारण जो है कहा था कि सरकार को लगान नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो आंदोलन करने का सुझाव दिया था कि इसके लिए आंदोलन करना है, किसने सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या क्या था, किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था? एक वैसी कानून थी जो कि बिना पूछे मते आपको जेल में डालने का ये कानून था। इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया है, रॉलेट एक्ट को ही। इसी का विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड होता 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसी रॉलेट एक्ट का ही विरोध करने के लिए वहां पर सभी जो है जलियांवाला बाग में सभी एकत्रित हुए थे और उसी एकत्रित भीड़ पर जो है जनरल डायर ने क्या करता है कि गोली चलाने का आदेश दे देता है और निहत्थी लोगों पर जो है गोलियां बरसाने लगती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जिसके कारण से हजारों लोगों की मौतें वहां हो जाती है। और इसी के एवज में आप देखिएगा कि क्या होता है, उधम सिंह नाम का एक पंजाबी सरदार थे जो कि लंदन में जाकर के जनरल डायर को क्या करते हैं, संसद में गोली मारते हैं। क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, 1940 ईस्वी में जाके गोली मारा था वहां। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन का समय, जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब किया था? बंगाल का विभाजन 19 जुलाई को हो गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा हो गया था 19 जुलाई के दिन और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन लागू हो गया था। क्लियर हो गया। तो ये कर्जन किया था, लॉर्ड कर्जन जो थे बंगाल विभाजन का घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी में और 16 अक्टूबर जो है 1905 ईस्वी को यह लागू हो गया था। और जिसके कारण से जो है यही कह रहा कि बंगाल विभाजन का समय जब हुआ था उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा था, जबकि उसमें गवर्नर जो थे लॉर्ड कर्जन थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ दिया दोस्तों, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो उस समय जो थे एटी अरुंडेल थे। कौन थे? एटी, सॉरी, ये सर एंड प्रेजर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर ए, तो क्लियर हो गया होगा। सर एंड्रू फ्रेजर थे, एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू हो जाएगा, एंड्रू फ्रेजर। ये जो एंड्रू फ्रेजर थे, प्रेशर लिखा गया है, फ्रेजर कर लीजिएगा, फ्रेजर, फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रू फ्रेजर थे, सर एंड्रू फ्रेजर। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा।
और इस समय जो गवर्नर अगर पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी क्या किए थे 1893 ईस्वी में, दादा अब्दुल्ला का केस लेकर के दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। दक्षिण अफ्रीका जो पहुंचे थे वहीं पर जो है क्या किए थे, फर्स्ट क्लास में जो है, फर्स्ट क्लास एसी जो क्लास होते हैं ट्रेन का, उसमें गांधी जी सफर कर रहे थे। 1893 की बात है। और उस समय जब गोरे और काले का अत्यधिक मतभेद होता था, जिसके कारण से जो है पीटर्सबर्ग, पीटर मारितबर्ग, क्या है ऑप्शन सी हो जाएगा, पीटर मारितबर्ग में जो रेलवे स्टेशन था ये, वहीं पर जो है गांधी जी को रेलवे स्टेशन से डिब्बा से, क्या होता है रेलवे के डिब्बा से, फर्स्ट क्लास का डिब्बा रहता है उससे बाहर फेंक देते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारितबर्ग रेलवे स्टेशन से इसको, रेलवे स्टेशन पर इनको फेंक दिया गया था। क्लियर हो गया होगा किससे फेंका गया था? तो फर्स्ट क्लास एसी बोगी से 1893 ईस्वी में फेंका गया था। और 1893 में गांधी जी जो है एक पोरबंदर के व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला झाबेरी नाम था, दादा अब्दुल्ला झाबेरी, इनका केस लड़ने के लिए जो है वहां पर गए हुए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कहता है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को जो है 1734 ईस्वी में मिला लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1734 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1733 के पश्चात बंगाल के नवाब ने 1733 के पश्चात बंगाल के नवाब ने बिहार और उड़ीसा प्रांत पर प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया था। यह स्थिति जो है अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के समय तक बनी रही। फिर भी बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए एक उप नवाब या नायब नाजिम की नियुक्ति भी की जाती रही है। क्लियर हो गया होगा। तो 1734 ईस्वी में बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को मिला लिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।